हाँ हाँ। प्रातः काल सुबह 6 से 7। हाँ हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मतलब 6 से 7 या 7 से 8, 7 से 8 क्लास होती है। 7 से 8 में दिक्कत हो जाएगी, 7 से 8 में बहुत सारे स्कूल जाने वाले हैं। अच्छा हाँ, तो ठीक है, 6 से 7 सुबह में चल सकता है। ठीक है। ठीक है, 6 से 7 ठीक है। ठीक है, ठीक है, अद्यतनी आप प्रारंभ करें। हाँ हाँ हाँ। तो आज चूंकि योग की हमारी पहली कक्षा होगी, जो आज मुझे भी बात करनी है, तो आज आपसे मैं ये आग्रह करूंगा कि जो कुछ भी मैं बोलूंगा, जो कुछ भी मैं कहूंगा, एटलीस्ट आज की क्लास में से आप तथ्य कम निकालने की कोशिश करिएगा। क्योंकि मैं आपका एक एक आउटलाइन खींचने की कोशिश करूंगा, जो पूरा कह लें कि जो योग की फिलॉसफी है, जो उसकी फंडामेंटल्स हैं, उसके जो बेसिक्स हैं, उसकी जो मूलभूत तत्व हैं, उसकी एक रूपरेखा आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। तो उसमें आपकी जो बुद्धि होगी, या वह अभी तथ्य मतलब तथ्य ग्रहण की नहीं हो, आज उसको छोड़ दीजिएगा तथ्य ग्रहण करना। क्योंकि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लेवल पर आज बात होगी उस तरीके से, तो आने वाली क्लासेस में फिर आप यह करें। लेकिन आज जो है, ऐसे ही एक आइडिया फ्लोट कर रहे हैं आपके सामने, उसको बस ध्यान से सुनना है और उसका मनन करना है उस तरीके से। अब आप कहेंगे कि भाई इसका तो फायदा क्या होगा फिर, हमें तो पूरी तरह से एग्जाम में तो फैक्ट्स हैं, कोई स्पेसिफिक फैक्ट्स का हमें ऑब्जेक्टिव टाइप से हमें 4 विकल्पों में से एक चुनना है। तो ऐसे जो है फिर श्रवण का क्या फायदा होगा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि दर्शन शास्त्र में जो इवन जो फैक्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, वो इस तरह के होते हैं कि जब तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, तो बहुत संभव है कि आपको अगर मैं पॉइंट वाइज बना के दे कोई, दर्शन वाले वर्ग की खासकर मैं बात कर रहा हूं, कि इसमें मान लीजिए योग है, आपको कहते हैं कि 50 पॉइंट हमने दे दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा और आपका कवर हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि हो सकता है वही 50 पॉइंट जो आप अपना याद करके या अपने स्मरण में ला करके उसको दे करके गए, और थोड़ा सा स्लाइटली वो घुमा दिया क्वेश्चन, और फिर वो आपकी पकड़ वहां से छूट गई। ये इसकी बहुत ज्यादा संभावना है। इसलिए कम से कम जो दर्शन के जितने आपके कह लें जो ऑप्शंस हैं, जो इसमें टॉपिक्स हैं, वहां पर उसमें निहित जो विचार है, उस पर भी आप पूरा जो है ध्यान देते हुए ही वहां से तथ्य का जो है आप निगमन करिएगा, तथ्य निगमित करिएगा। पहले विचार स्पष्ट हो जाए, तब उसके बाद तथ्य निगमित करिए उसमें से। यह ध्यान रखिएगा इस बात का। इसके पहले जैसे मैंने जो आपको अभिलेख शास्त्र वाला जो अब तक मैं कराया, वहां इस चीज की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो हार्ड फैक्ट्स थे वहां पर पूरी तरीके से। अब यहाँ उस तरीके के हार्ड फैक्ट्स नहीं है, यहाँ जो फैक्ट्स हैं वो सॉफ्ट फैक्ट्स हैं, वो विचार आश्रय तथ्य हैं, विचार प्रवण। तो इस पृष्ठभूमि के साथ जो पतंजलि का योग दर्शन है,
और चूंकि अभी विपिन जी के साथ क्लास लेते हुए और भी, विपिन जी अभी दर्शन वर्ग के कौन कौन से, मतलब क्या क्या एक्सपोजर मिल चुका है यहाँ पे जो भी विद्यार्थी हैं, थोड़ा सा मैं आइडिया चाहूंगा। दर्शन के संदर्भ में अभी कुछ ग्रंथ जो हैं, इनको जैसे सांख्य है, तर्क संग्रह है, इन ग्रंथों को पढ़ाया जा चुका है। अभी अर्थ अच्छा संग्रह अच्छा। चल रहा था मध्य में, वो भी एक ही कक्षा हुई है, वो निरंतर जी जी। आगे होना है। उसके बाद तर्क भाषा जो है वो भी अभी होना है। ठीक है ठीक है, इतना पर्याप्त है। अगर अगर सांख्य कारिका भी मतलब कुछ हो गया है तर्क संग्रह का या तर्क भाषा का, तो आप मतलब विषय प्रवेश कर चुके हैं, जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं, उस तरीके से मैं ये मान के चलूंगा फिर कि एक न्यूनतम स्तर पर, एक बहुत ही प्रारंभिक स्तर पर। तो इसमें जो योग सूत्र वाले पार्ट में जितने टॉपिक्स हैं, वो एक सुनिश्चित हिस्सा ही है पूरे योग सूत्र का। हालांकि जो भी महत्वपूर्ण पक्ष हैं योग सूत्र के, वो उसमें कवर हो जाते हैं। अब इसमें चित्त भूमिया है, चित्त वृत्ति है, फिर ईश्वर के विषय में बात की जा रही है, फिर आपके जो है समाधि और कैवल्य, यही यही मेरे ख्याल से टॉपिक है विपिन जी। हाँ, क्या क्या कर रहे हैं? चित्त भूमि, चित्त वृत्ति, ईश्वर, समाधि, कैवल्य और अष्टांग, हाँ हाँ है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। तो सामान्य रूप से जब हम योग की बात करते हैं, तो जो योग सूत्र से डायरेक्ट योग नहीं पढ़े हैं, जिन्हें सामान्य जानकारी होती है योग की, तो वो यही कहते हैं कि योग का मतलब है अष्टांगिक योग। अब अष्टांगिक योग मतलब आठ, जो 8 चरणों में विभाजित है योग, वह। अब वो 8 चरणों वाला योग कौन सा है, तो वही गिना देंगे कि यम, नियम, फिर आपका जो है आसन, प्रत्याहार, फिर आपका क्या होगा, प्राणायाम, आयाम, धारणा, ध्यान, समाधि। जी सर। ध्यान, समाधि। ठीक है, ये 8 अंग जो है योग के, सामान्य रूप से हम इनको ऐसे जानते हैं। लेकिन जब आप योग सूत्र के माध्यम से जब आप योग दर्शन में प्रवृत्त होते हैं, तो वहां पे जितना भी जितनी भी बातें कही जा रही हैं, जो सिद्धांत निरूपण है, वह सब क्रम से सूत्र सूत्र की क्रमिकता में सब कुछ वहां पे निरूपित किया गया है। तो उस क्रमिकता का भी आपको एक सामान्य परिचय तो होना ही चाहिए। तो उस सामान्य परिचय के निर्वाह के लिए आपको ये बताते चलें कि जो योग सूत्र है वो कुल 4 पादों में विभाजित है। पहला है आपका समाधि पाद, फिर आपका साधन पाद है दूसरा, और तीसरा जो है आपका उसको कहते हैं विभूति पाद, और चौथा जो है वह कैवल्य पाद। समाधि पाद, साधन पाद, विभूति पाद और कैवल्य पाद, सर ये यहाँ पे साधना, सर यहाँ पे साधना पाद है या साधन पाद है, ये मुझे समझ। साधन, साधना पाद नहीं है। साधना, ओके। हाँ हाँ हाँ। और जैसे आप वेदांत के जो 4 होते हैं, हाँ, तो वहां वहां भी कुछ ऐसे ही मिलते जुलते हैं, खैर उधर मैं नहीं जाऊंगा अभी। तो ये साधन पाद है, ठीक है। अच्छा, एक और महत्वपूर्ण बात कि योग का अर्थ क्या है, योग का तात्पर्य क्या है।
पतंजलि के यहाँ योग का जो अर्थ है वो बहुत विशिष्ट अर्थ है। सामान्य रूप से जो योग का अर्थ लगाया जाता है उसमें वह उसकी जो भूमि है वो बहुत व्यापक है। जब हम योग का लक्षण करते हैं या योग को परिभाषित करते हैं, क्योंकि योग शब्द जो है वो बहुत विस्तृत अर्थ लिए हुए है, लेकिन उन तमाम विस्तृत अर्थों में पतंजलि जिन अर्थों में योग शब्द का प्रयोग करते हैं वह उसकी अपनी विशिष्टता है। क्या अक्सर सामान्य रूप से जब हम योग की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भैया ये आत्मा और परमात्मा का जो है क्या है, योग है, जोड़ है, आत्मा परमात्मा का जोड़ योग, ये योग है। तो दरअसल पतंजलि का वो मंतव्य नहीं है। पतंजलि की नजर में योग किसी तरह का जोड़ नहीं है, कोई चीज जोड़ रहे हैं, उससे उल्टी चीज है पतंजलि के यहाँ योग। पतंजलि अलग करना चाह रहे हैं, कोई चीज जो ऑलरेडी गलत तरीके से जुड़ी है उसको अलग करने पर बल है उनका। केवल के भाव की ओर ले जाना चाहते हैं, केवली भाव की ओर ले जाना चाहते हैं। अब वो किसका केवली भाव होना है, तो ये जानने के लिए आपको हल्का सा, ये अच्छी बात है कि आपने थोड़ा सांख्य पढ़ लिया है। तो सांख्य में दो तत्व की जो है चर्चा की गई है, वो दो तत्व कौन कौन से हैं बता दीजिए। प्रकृति और पुरुष। हाँ जी, प्रकृति और जी सर। तो इसके साथ ये भी बता दूं कि जो योग दर्शन है वो एक प्रैक्टिकल फिलॉसफी है पूरी तरह से, एक प्रायोगिक पक्ष है, और उसका जो सिद्धांत पक्ष है वह सिद्धांत पक्ष वह सांख्य दर्शन से लेता है। यानी योग दर्शन की जो सैद्धांतिकी है वह सांख्य दर्शन में निहित है। तो जब तक हम सांख्य दर्शन की बहुत बुनियादी बातों का हमें पता नहीं होगा तब तक हम योग दर्शन किस तत्व चिंतन पर टिका हुआ वो आप ठीक से नहीं समझ सकते हैं। ये अच्छी बात है कि आप थोड़ा, आपको सांख्य दर्शन का थोड़ा सा नॉलेज हो गया है। तो योग एक केवल भाव की तरफ जो है उसका लक्ष्य है। वो केवल भाव किसका है? प्रकृति से पुरुष का अपने में हो जाना, केवल भाव में हो जाना, पुरुष केवल भाव में हो जाए, वह प्रकृति और उसके विकारों से खुद को क्या कर ले, अलगा ले। ये लक्ष्य है योग का। यहाँ अलगाना है, यहाँ जुड़ना नहीं है, जोड़ना नहीं है। यहाँ जो टास्क है वो अलगाने का है, क्योंकि वो अज्ञानतावश जो है वो क्या हुआ है, उसने प्रकृति और जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है और उसके जो विकार है उसको पुरुष ने अपना स्वरूप समझ रखा है। तो बस वही, यह जो उसका कह ले भ्रम जो स्थिति है उसकी, इससे उसकी निवृत्ति हो जाए तो वह अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। तो यहां योग जुड़ना नहीं है, जुड़ना नहीं, योग जो है, और योग शब्द की कई प्रकार से व्युत्पत्तियां की जाती हैं। तो उसमें उन तमाम व्युत्पत्तियों में एक जो धातु है युज धातु, वह भी कई अर्थों में आती है। तो पतंजलि को जो अभिप्रेत है जो अर्थ, वह युजिर समाधौ, इस विशिष्ट अर्थ में ही पतंजलि को योग शब्द अभिप्रेत है। युजिर समाधौ यानी युज धातु किस अर्थ में आई हुई है, जहां पर वह समाधि अर्थ में आई हुई। और जो चूंकि आपका जो ये पाठ्यक्रम है उसमें योग सूत्र को हमें व्यास भाष्य के साथ लगा करके उसमें से देखना है। यानी योग सूत्र में जो बातें आ रही हैं उन सूत्रों पर जो व्यास का भाष्य है उनके प्रकाश में हमें सारी चीजों को देखना समझना है, व्यास भाष्य के प्रकाश में। तो सर जैसा कि सिलेबस दिया है, जैसे चित्त भूमि पढ़ना है, चित्त वृत्तियां पढ़ना है, ईश्वर का स्वरूप और योगांग में लास्ट में जो मेरा समाधि आ जाता है
यहाँ पे समाधि आ जाता है लास्ट में, जब योग के अंग 8 हो जाते हैं। फिर अलग से सिलेबस में समाधि दे रखा है, तो क्या योगांग वाली समाधि और ये अलग वाली समाधि में डिफरेंस है? हाँ, प्रश्न आपका बहुत अच्छा है। आपकी जिज्ञासा जो है वो सराहनीय है, जो आपने इस तरह की जिज्ञासा की। आप ये देखिए 4 पाद हैं, उनमें से पहला पाद तो समाधि पाद ही है ना? और एक बात यह भी बता दूं कि पतंजलि जो है सॉरी योग व्यास भाष्य में तो शुरुआत में ये कह दिया गया है योगा समाधि, यानी योग कुछ और नहीं है, योग समाधि है। तो समाधि जो शब्द है वह सीधे सीधे व्यास भाष्य में कहा गया है कि योग का मतलब ही समाधि। तो यह प्रश्न उठना सहज स्वाभाविक है कि जो योगांक बताए गए हैं, जो 8वां योगांक है, 8वां जो है वो समाधि है, और ये समाधि और वो समाधि, इसमें फर्क क्या है फिर आखिर? तो यह समझ लें थोड़ा सा कि समाधि का अपना एक विशिष्ट अर्थ है, जहां पर वह कह लें कि अभी जब चित्त भूमियों की चर्चा जब हम अभी स्टार्ट करेंगे वहां पर, तो हम ये पाएंगे कि जिसको वाकई में योग की अवस्था कहते हैं कि अब चित्त जो है हमारा वाकई योग के लिए तैयार हो गया है, अब इसको योग की अवस्था वाला कहा जा सकता है। तो उस स्थिति में दरअसल समाधि की स्थिति स्टार्ट हो जाती है, और वह जो समाधि होती है उसको हम संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। और भी जो 5वीं जो भूमि होती है चित्त की, उसमें वह उससे भी ज्यादा एडवांस स्टेज में चला जाता है, जिसको असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। तो समाधि जो है वो पूरे योग का एक बहुत महत्वपूर्ण, और इस समाधि को अनेक दृष्टियों और अनेक परिप्रेक्ष्यों से समझाने की कोशिश की गई है। एक तरफ तो समाधि जो है वो क्या है, जो 8 चरण हैं उनकी सबसे अंतिम अवस्था है। एक तरफ तो वो है, एक तरफ जो है एक योग की एक सामान्य अवस्था मात्र ही समाधि है। तो वो हमें थोड़ा समझ के चलना होगा। अब हम बात करते हैं, जो बात मैं अभी कह रहा था कि योग माने समाधि। अब समाधि है क्या, इसको आगे और थोड़ा विस्तार में हम समझेंगे, जानेंगे। और जनरली हम मेडिटेशन वर्ड का यूज करते हैं, मेडिटेशन, ध्यान। तो हालांकि ध्यान तो अष्टांगों में से एक है ध्यान, लेकिन अगर उसको थोड़ा और सामान्य अर्थ में समझें तो उसको हम ध्यान और समाधि लगभग ऐसे वो मिलते जुलते आपको शब्द इस रूप में ही समझने चाहिए। जब वो कह रहे हैं कि योगा समाधि, तो दरअसल वो कह रहे हैं योग ध्यान है, लेकिन वो ध्यान का हम विशेष अर्थ में नहीं, सामान्य अर्थ में प्रयोग कर रहे हैं, जिसको हम मेडिटेशन कहते हैं। वैसे ध्यान अगर 8 चरणों में जो 8 अंग है उनमें से एक अंग होता है ध्यान, वह विशिष्ट उसका जो है परिप्रेक्ष्य है। लेकिन एक सामान्य जो स्वरूप है योग का, वह ध्यानात्मक है, वो समाधि परक है। और यह भी जान लेना बहुत जरूरी है कि चित्त एक फील्ड है, एक ग्राउंड है, जिस पे सारी चीजें घटित होनी है। वह एक स्क्रीन है।
और पतंजलि का जो पूरा विद्या है, उनकी जो पूरी विद्या है, जो पूरा शास्त्र है, उसका सारा सरोकार चित्त से है। वह कह ले कि वो चित्त विज्ञान है, चित्त शास्त्र है। और पतंजलि के हिसाब से योग का मतलब क्या है, उन्होंने बाकायदे इसको योग सूत्र में डिफाइन कर दिया है। योगः चित्त वृत्ति निरोधः। तो पतंजलि की दृष्टि में योग क्या है, योग का लक्षण क्या करते हैं, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। चित्त वृत्ति निरोधः। तो जब तक आप चित्त को नहीं समझेंगे, चित्त की वृत्ति को नहीं समझेंगे और उन वृत्तियों के निरोध को नहीं समझेंगे, आप ये नहीं समझ पाएंगे कि पतंजलि की दृष्टि में योग है क्या। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यह एक मूल वाक्य है इस शास्त्र का। इस शास्त्र का, इस विद्या का जो परम लक्ष्य है वह है चित्त की वृत्तियों के निरोध की अवस्था को प्राप्त कर लेना। अब चित्त की वृत्तियों का जब निरोध हो जाता है, जब चित्त की वृत्तियां पूरी तरह से निरुद्ध हो जाती हैं, निरुद्ध होने का मतलब है अब उसमें हलचल का ना होना, रुक जाना, ठहर जाना, शांत हो जाना, तो उसका फल क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि पुरुष वह अपने शुद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाएगा, जो ऑलरेडी वो है, वह अपने आप में आ जाएगा। नहीं तो क्या है उसकी अवस्था, वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। जब वह योग की अवस्था में नहीं है, चित्त अपने में नहीं है, स्वरूप प्रतिष्ठित नहीं है, तो उसका वह वृत्तियों के सारूप्य में है। वह किसकी वृत्ति? चित्त की वृत्ति। चित्त की वृत्तियों से तात्पर्य क्या है, यह भी आपको समझ लेना होगा। चित्त और उसकी जो वृत्तियां हैं, यह पुरुष का नहीं है, यह प्रकृति का है। अब पुरुष और प्रकृति का संयोग हो जाता है। अब उस संयोग वश जो है, वह संयोग होने के कारण पुरुष चित्त की वृत्तियों से उसका जो है एक प्रकार का तादात्म्य हो जाता है, और उस तादात्म्य होने से ही ये सारा सृष्टि कर्म, ये संसार, ये चल रहा है। तो चित्त को समझ लें पहले, क्योंकि जो मूल परिभाषा हमें प्राप्त हो रही है योग की, वो यह प्राप्त हो रही है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो सबसे पहले ये समझ लें कि चित्त का मतलब क्या है, चित्त की वृत्तियां क्या हैं। तो चित्त और उसकी वृत्तियां, बिना वृत्ति के चित्त नहीं होगा, यह भी ध्यान रखना। वृत्ति का अर्थ क्या होता है? जैसे जल है, तो जल की कल्पना करेंगे जल की धारा के रूप में, जल की तरंग के। लेकिन एक अवस्थी ऐसी भी अवस्था हो सकती है जहां तरंगे ना उठ रही हों, निस्तरंग जल। अब सूर्य है,
तो सूर्य की किरणें, वैसे ही चित्त है तो चित्त की वृत्तियां हैं, जल है, जल की धारा है, जल की तरंग है, जल में उठने वाले बुलबुले हैं, तरंगे हैं, वैसे ही चित्त की वृत्तियां हैं। एक तालाब जब वह निस्तरंग होता है, उसमें कोई बुलबुले उठते नहीं हैं, कोई उसमें वर्तुल नहीं बनता है, कोई वृत्ताकार उसमें कोई ऐसी आकृति नहीं बनती है, और वह तालाब अगर साफ है, उसका जल गंदला नहीं है, या अगर आप देखें, अगर आप किसी बहुत साफ स्विमिंग पूल में अगर आप जाके देखें, तो किसी भी साफ स्विमिंग पूल में जहां पानी बिल्कुल स्थिर हो, तो उसका जो पूरा फर्श है स्विमिंग पूल का, वो आपको क्लियर दिखाई देता है, क्लियर पिक्चर दिखता है उसमें आपको। लेकिन एक मिट्टी से जिसका पानी जो है वो गंदला है, तो उसकी किसी तालाब की तली आप नहीं देख सकते हैं। प्लस अगर उसमें तमाम तरंगे बनी हुई हैं, तो भी तली पर जो स्पष्ट आप उसको क्लियर कट आप उसको नहीं देख सकते हैं। लेकिन एक बहुत साफ अगर एक स्विमिंग पूल है, आप लोगों ने देखा होगा स्विमिंग पूल कहीं, कि हमें उसकी तली में जो कुछ है बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता, और वो भी तब जब एकदम ठहरा हुआ हो पानी, स्थिर हो, शांत हो। तो दरअसल निरोध क्यों करा रहे हैं चित्तवृत्तियों का? ताकि पुरुष की स्वरूप प्रतिष्ठा हो जाए, उसको दिख जाए कि मैं कौन हूं। वो देख नहीं पा रहा है इसको। अब फैन आप ऑन किए रहते हैं, तो आपको फैन क्या पता नहीं लगता है कि इसमें 2 पत्ती हैं, 3 पत्ती हैं, 1 पत्ती से चल रहा है। ब्लेड्स होते हैं ना फैन के अंदर, 3 ब्लेड होते हैं। लेकिन जब फैन चल रही होती है तो क्या आपको पता होता है कि 3 ब्लेड है इसमें? चलती है पता? नहीं चलते। फैन ऑफ कर देते हैं आप, तो जब फैन ऑफ हो जाता है तो आपको पता लगता है, अरे ये तो इसमें 3 ब्लेड हैं। ये तब पता लग रहा है जब आपने फैन ऑफ कर दिया। और जब तक ये चलायमान रहेगा तब तक आपको कुछ पता नहीं लगेगा कि ये है क्या। ऐसे ही जो हमारा मूल स्वरूप है, जो क्या है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है हमारा, उस मूल स्वरूप से हम हटे हुए हैं। और प्रकृति जो त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण वाली, उसके आकार से जो है हमारा तादात्म्य है, उसके स्वरूप से हमारा तादात्म्य हो गया है। इसलिए उसके जो गुण धर्म है वही हमारे गुण धर्म हो गए हैं। तो सांख्य दर्शन में आपने पढ़ा होगा कि त्रिगुणात्मिका जो प्रकृति है, सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण वाली, इसके अपने कुछ खास गुण धर्म हैं। और तो वह पुरुष जो है, जो आबद्ध पुरुष है, उसकी भी यही अवस्था है। वह सुख दुख मोहात्मक स्वभाव वाला हो जाता है।
जो कि किसके गुणधर्म है, वो प्रकृति के जो तीनों गुण हैं उसके गुणधर्म है, उसकी जो है खासियत है। जबकि पुरुष का वह स्वभाव नहीं है। पुरुष शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाला है। और अगर हम थोड़ा सा उधार लें वेदांत की शब्दावली, हालांकि सांख्य अपने आप में स्वतंत्र एक चिंतन प्रणाली है, एक स्वतंत्र तत्व शास्त्र है, वो ये नहीं कहेगा कि भैया आप हमको समझने के लिए वेदांत से शब्द उधार लीजिए। लेकिन वेदांत जो कहता है, जिसको पुरुष कहता है, वह अगर उसको पूछा जाए कि भाई उसका स्वरूप किस तरह का है, ये पुरुष, उसका स्वरूप लक्षण क्या है, तो वेदांत अपने शब्दों में कहता है कि वह सत है, वह चित है और वह आनंद है, सच्चिदानंदमय है। वह सच्चिदानंद है, सतमय, चिन्मय है, आनंदमय। तो जो जिसको हम पुरुष कहते हैं, दरअसल ध्यान रहे, वही वेदांत दर्शन में उसी को ही हम आत्मा कहते हैं। इसलिए कभी भी इस पुरुष को किसी और प्रकार के पुरुष से कंफ्यूज मत करिएगा। इसका जेंडर से तो कतई कोई संबंध नहीं है, जेंडर्ड वर्ड नहीं है ये, स्त्री और पुरुष ऐसा जो हम एक जेंडर्ड वर्ड यूज करते हैं। जब हम सांख्य योग दर्शन में जिस पुरुष की बात कर रहे हैं, वह पुरुष, वह जिसको मेल कहते हैं या जिसको हम मैस्कुलिन कहते हैं, उस अर्थ में वह पुरुष नहीं है। तो पुरुष का जो अर्थ है वो वही है जिसे समान रूप से सभी दर्शनों में आत्मा कहते हैं, वो वही है। अब इस आत्मा का स्वरूप विभिन्न भिन्न हो सकता है विभिन्न भिन्न दर्शनों में, वह अलग बात है। तो योग दर्शन में सारा जो झोल है वो ये है कि पुरुष बेचारा वह प्रकृति और उसके विकारों को वह अपना स्वरूप समझ बैठा है, और यह किस तरह से अपना स्वरूप समझ बैठा है, क्योंकि जो प्रकृति का जो प्रथम विकार है उसको हम महत तत्व कहते हैं, उसी को बुद्धि कहते हैं। तो उसी का यह जो है एक तरह का स्वरूप है, जो वृत्तियों के रूप में पुरुष को एक आयाम देता है। अब चित्त की वृत्तियां होती क्या हैं? चित्त की वृत्तियां होती हैं कि जब चित्त बाह्य विषय जो है, जो रूप, रस, शब्द और आपका गंध, इन से जो यह इन तन्मात्राओं से यह जो निर्मित पंचभूतात्मक जगत है, यह जो विषय है, इनसे जैसे ही वह सन्निकर्ष इसका होता है, यह सब का संयोग होता है, वह से उसके सामने जब पड़ता है तो इसके आकार का हो जाता है, तदाकाराकारित हो जाता है। या तो बाह्य विषयों के आकार का हो जाएगा, या चित्त के जो अपने खुद के विषय हैं, अब इसके भी अपने विषय हैं, सुख है, दुख है और तमाम तरह की जो मानसिक अवस्थाएं हैं वह भी विषय हैं।
दोनों ही प्रकृति हैं, चाहे वो पंचभूतात्मक जगत है जो, वह भी प्रकृति है, और हमारे अंदर के जितने इमोशंस हैं, जितनी फीलिंग्स हैं, जितने संवेदन हैं, वे सब भी प्रकृति हैं। और ये द्विधा, ये दोनों ही प्रकार से चित्त जो है इन्हीं के आकार से आकारित होता है। चित्त का अपना कोई आकार नहीं होता। चित्त हमेशा जो है वो विषयों के आकार की होती है। अब ये विषय चाहे बाह्य विषय हो चाहे आंतरिक विषय, तो तदाकाराकारित वृत्ति होती है। जो वृत्तियां होती हैं वो बनती ही तब है जब तक विषय उपलब्ध हैं। अब विषय उपलब्ध नहीं होंगे तो वृत्ति गायब हो जाएगी। आप जब सिनेमा देखने जाते हैं, वो भी कौन, थिएटर में, किसी सिनेमा हॉल में, तो क्या होता है, जब प्रोजेक्टर से, जब सिनेमा अभी स्टार्ट नहीं हुआ तो आपके सामने क्या होता है, एक सिल्वर स्क्रीन होती है, एक व्हाइट स्क्रीन होती है, आपकी नजर के सामने वही होती है, व्हाइट स्क्रीन। अब वो व्हाइट स्क्रीन क्या होती है, वो बिल्कुल ठहरी होती है, उसमें शांत स्थिर जो है एक सफेद पर्दा होता है आपके सामने। और जैसे ही प्रोजेक्टर पर प्रक्षिप्त होती हैं आकृतियां, तो वहां अनेक चित्र, इमेजेस जो है उभरते हैं और गत्यात्मकता का भी भ्रम कराते हैं आपको। यह भी देखने की बात है कि वह जो व्हाइट स्क्रीन है, जब आप सिनेमा हॉल में देख रहे हैं, तो वो चल फिर नहीं रही है, वो स्थिर है, शांत है। लेकिन प्रोजेक्टर से जो छवियां उस पे उभर रही हैं, जिन छवियों का प्रक्षेपण हो रहा है उस प्रोजेक्टर से उस पर्दे पर, उस स्क्रीन पर, वह उस पे कई प्रकार के रंगों की आकृतियां प्रक्षेपित हो रही हैं, और साथ में वो हमें गति का भ्रम भी कराती है। जो रुकी हुई चीज है वो हमको चली हुई नजर आ रही है, वह उस पर प्रक्षेपित हो रही है। तो यह जो पूरा खेल है, पुरुष शांत है अपने स्वरूप में ही, और सांख्य दर्शन कहता भी है, निष्क्रिय बोलता है सांख्य दर्शन पुरुष को, और कहता है सक्रिय जो है वो प्रकृति है, पुरुष निष्क्रिय है। पुरुष उसी तरह से निष्क्रिय है जैसे सब, जो आप मूवी देख रहे हैं तो व्हाइट पर्दा, जो व्हाइट स्क्रीन है, वो हिलती डुलती नहीं है, वो शांत स्थिर है। लेकिन जो आकृतियां उभरती हैं वो हिलने डुलने का हमको क्या, हमारे अंदर एक भ्रम पैदा करते हैं। अब वेदांत इन चीजों को एक दूसरी शब्दावली में समझाता है। उसकी यहाँ अध्यास की शब्दावली आती है कि ये जो चीज है इसको अध्यास कहते हैं, इसको इंग्लिश में सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। तो वेदांत की शब्दावली को एक किनारे रखें और केवल सांख्य योग की जो विशिष्ट जो विवेचना है इस संबंध में, वो यही है कि चित्त और उसकी जो वृत्तियां हैं उसी रूप में पुरुष लटपटा जाता है। इसको एक हमारे यहाँ शब्द होता है लटपटाना। तो पुरुष लटपटाया हुआ है उसका स्वभाव लटपटाने का नहीं, वो तो स्थिर स्वभाव है। लेकिन संक्रांत हो जाती है, जो उसका प्रथम विकार है बुद्धि, वो रिफ्लेक्टर है। जैसे एक दर्पण है, तो दर्पण क्या है, अपने अंदर जो उसके सामने जो चीज पड़ी उसको रिफ्लेक्ट करा देती। तो निष्क्रिय होकर के भी वो क्या करती है, जो
प्रकृति के प्रथम विकार में वह संक्रांत हो जाती है, जो भी विषय उपस्थित होते हैं उसके समक्ष, उसमें, और उसके आकार के हो जाती हैं। तो अब प्रोजेक्टर अगर रुक जाए तो आपको साफ पता लग जाएगा कि दरअसल ये जितनी छवियां बन रही हैं इस वाइड स्क्रीन पे, ये तो सब झूठी हैं, कहीं नहीं है, वो तो बिल्कुल कोई कलर ही नहीं है वहां पर, एक बैकग्राउंड व्हाइट है उसका बिल्कुल, और वो हिलडुल भी नहीं रहा है, बिल्कुल स्थिर है वो। तो प्रोजेक्टर अगर रोक दिया जाए तभी आपको असलियत समझ में आएगी स्क्रीन की। और योग दर्शन, दरअसल सारी पहल योग दर्शन की यही है कि कैसे उस प्रोजेक्टर को रोक दिया जाए, कैसे इस फैन को ऑफ कर दिया जाए कि तीनों ब्लेड जो है अलग अलग आप देख पाए। यही यही कवायद है योग दर्शन की पूरी। लेकिन ये चीज इतनी आसान है नहीं, क्योंकि यह जो प्रकृति के जो विकारों के फलस्वरूप जो जीव है वह अपनी अनादि वासनाओं के वशीभूत होकर के कई जन्मों के जो उसके कर्म के संस्कार हैं, उस कर्म के संस्कारों से वह कर्म निरंतर कर रहा है, उस कर्म के फल बन रहे हैं, और उस फल में चूंकि नित्य नए संस्कार हैं, वो फिर अपने अनुरूप नित्य नई वृत्तियों को जो है जन्म देते हैं। तो वृत्ति और संस्कार का भी संबंध समझ लेना बहुत जरूरी है। जब भी हम कुछ कर रहे होते हैं तो वह वृत्ति रूप में कर रहे होते हैं। अभी जब आगे हम वृत्तियां कितने प्रकार की होती है जब इसकी हम चर्चा करेंगे तो वहां हम इसको देखेंगे। या तो मतलब आप अपने 24 घंटे में क्या करते हुए पाए जाते हैं, या तो कुछ ज्ञान की अवस्था में होते हैं। ज्ञान की अवस्था का क्या तात्पर्य होता है? कुछ सुनते हुए पाए जाते हैं, कुछ देखते हुए पाए जाते हैं, या कुछ सोचते हुए पाए जाते हैं, या सोते हुए पाए जाते हैं, या कुछ स्वप्न देखते हुए पाए जाते हैं सोते हुए में भी, या कुछ कल्पना करते हुए पाए जाते हैं। तो आप अपनी एनालिसिस करें कि आप किस मेंटल स्टेट में होते हैं। आप किसी सुनिश्चित मेंटल स्टेट में होते हैं, और वो एक सुनिश्चित जो मेंटल स्टेट होता है उसी को चित्त की वृत्तियां कहते हैं। और वो जो चित्त की वृत्तियां होती है वो 5 तरीके की होती हैं। या तो आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वह एक किसी विशेष विषय का आपको ज्ञान करा रही होती हैं। आप कुछ देख रहे होते हैं, आप कुछ सुन रहे होते हैं, आप कुछ छू रहे होते हैं, आप कुछ सूंघ रहे होते हैं, आप कुछ अपनी जिह्वा से कुछ टेस्ट कर रहे होते हैं। या तो ये अपनी ज्ञानेंद्रियों से आप कुछ ग्रहण कर रहे होते हैं, या कुछ किसी भ्रम का शिकार हो रहे होते हैं। वहां भी ज्ञानेंद्रियां ही एक रिवर्स फॉर्म में अपना असर दिखाती हैं। अब रिवर्स फॉर्म क्या हो सकता है? अतद्रूप प्रतिष्ठम, जो नहीं है वो देखना। हम अंधेरे में चले जा रहे हैं और पैर के नीचे हमारे पड़ी तो रस्सी है, लेकिन हमको अचानक सा लगा कि पता नहीं कहीं सांप तो नहीं है। तो सांप वहां है नहीं, लेकिन हम डर गए, थी तो वहां रस्सी। तो यह भी एक हमारी वृत्तियां इस रूप में भी जो है, यह भी एक मॉड्यूल है जिसमें हम होते हैं, जिसको यानी पहला तो उसको हम कहते हैं प्रमाण वृत्ति। और मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रमाण वृत्ति में ही होते हैं, यानी कुछ देख रहे होते हैं, कुछ सुन रहे होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। या उसको कह लें कि विपर्य। दूसरा होता है कि
जो है नहीं वैसा हमें कुछ भान हो रहा है, तो विपर्य वाली वृत्ति में है। फिर इन दोनों से इतर और कौन कौन तरीके से हमारा चित्त जो है रहता है सक्रिय। तो एक तीसरी चीज वहां बताई उन्होंने, वो बोलते हैं उसको विकल्प। शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य विकल्प। अब विकल्प शब्द देखिएगा कि ध्यान रखिएगा आप हमेशा कि संस्कृत में की जो शास्त्र परंपरा है, वहां जो भी शब्द टेक्निकली यूज होते हैं उसको उसी शास्त्र के संदर्भ में ही उसका अर्थ लगाइएगा। दूसरे वही शब्द दूसरे शास्त्र में दूसरा अर्थ देने वाला होगा। अब जैसे मान लीजिए विकल्प शब्द हमने कहा, तो विकल्प शब्द को अगर आप मीमांसा शास्त्र में लेंगे तो पाएंगे वहां कुछ और अर्थ में। विकल्प शब्द को आप व्याकरण शास्त्र में ले जाएंगे तो उसका कहीं और आपको कुछ और अर्थ दिखेगा वहां पर। हर शास्त्र शब्दों को अपने हिसाब से प्रयोग करता है और उसका अर्थ उस शास्त्र से संदर्भित होता है। इसलिए लक्षण की बात इसलिए आती है हमारे शास्त्रों में कि शास्त्र आप उन संकल्पनाओं को, उन अवधारणाओं को उसके लक्षण के साथ जाने। तो पतंजलि कहते हैं या तो आप कुछ सुनते हुए पाए जाते हैं, कुछ देखते हुए पाए जाते हैं, अगर या अन्यथा सुनते देखते पाए जाते हैं जो कि बस मतलब क्या कहते हैं रियल नहीं है, जो इल्यूजनरी है। अगर ऐसे नहीं है तो आप तो कुछ कल्पना सा, कुछ तो शब्दात्मक कोई ऐसी कल्पना करते हैं जो रिफर नहीं करता है रियलिटी में कुछ उस तरीके की चीज। वैसी स्थितियों को ही वो विकल्प कहते हैं। हम अक्सर कुछ शाब्दिक उहापोह में होते हैं, शाब्दिक एक इमेज बनाते हैं शब्दों का। और ये जो शब्दों के इमेज हम बनाते हैं, हर बार जरूरी नहीं होता है कि उसके अनुरूप जो वास्तविक जगत है उसके अनुरूप कोई वस्तु है वो हमारे शब्द उसको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। ऐसी स्थिति जहां नहीं होती है, जहां आप वस्तु जगत के को डायरेक्ट जो है इंगित करने वाले शब्द जहां आप नहीं, आपके मानसिक संस्कारों में उस रूप में डायरेक्ट रिलेशन में नहीं होते हैं शब्द, और एक प्रकार की कल्पना की स्थिति में होते हैं हाँ शब्द, वो एक उसी को ही तीसरी तरह की वृत्ति कहते हैं और उसको विकल्प वृत्ति कहते हैं। फिर अगर विकल्प वृत्ति भी अभी आप नहीं होते हैं तो फिर आप और किस किस तरीके में हो सकते हैं। तो उनका एक और होता है जिसमें आप कुछ याद कर रहे हैं, पहले की देखी हुई चीजें, पहले की सुनी हुई चीजें, उसको रिमाइंड कर रहे होते हैं। वस्तु जगत में आप नहीं होते हैं जो अभी आपके सामने है, ना ही आप कल्पना कर रहे होते हैं, बल्कि पहली जो पूर्व अनुभूत जो चीजें हैं उसको एक तरह से रिमाइंड कर रहे होते हैं। तो एक बड़ी अच्छी परिभाषा दी हुई है पतंजलि ने स्मृति की। स्मृति होती क्या चीज है? हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, जो कुछ भी अनुभव जगत हमारा होता है,
उसका बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको संस्कार रूप में जो जाकर के रजिस्टर्ड नहीं होती है, संस्कार जिसका नहीं बन पाता है। संस्कार स्थिर संस्कार जिसके नहीं बनते, मतलब संस्कार इतने प्रबल हों कि बाकायदे वो एक फाइल बने और वो डाउनलोड हो जाए, स्टोर हो जाए। अभी हम तुरंत जो देख रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी हमारी वृत्तियां जिस तरह से लगी हुई हैं, हम वृत्तियों से संस्कार उत्पन्न होते। संस्कार का सीधा सा अर्थ है छाप। चित्त जो है, जो कुछ करता है उससे एक छाप छोड़ता है, उस इम्प्रेशन इसको कहते हैं, और वह फिर स्थायी हो जाती है। स्थायी होने पर वो फिर सुरक्षित हो जाती है, जिसको आप मेमोरी कहते हैं, कि जब चाहे तब आप उसमें से जाकर के उसको यूज कर सकते हैं। अनुभूत विषय असंप्रमोष स्मृति। असंप्रमोष का मतलब होता है आपने अनुभव किया और वो चुरा ली गई, लूट गई, लूट ली गई, खत्म हो गई। लेकिन आपके अनुभूत विषयों के एक वास्ट रेंज में जो चीजें चुराई नहीं जा सकी, लूटी नहीं जा सकी, बची रह गई, जो स्टोर हो गई, जाकर के स्टोरेज में वो बनी रहेंगी, बरकरार रह गई, वही चीजें स्मृति कहलाती हैं। तो पतंजलि की जो लक्षण है वो भी बड़े विलक्षण है, क्योंकि वो एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक दृष्टि से वो अपना विश्लेषण कर रहे होते हैं। असल में आपको मैं एक बात बता दूं कि योग दर्शन फिलॉसफी से ज्यादा साइकोलॉजी है, इसको समझिएगा। बड़ी सूक्ष्म साइकोलॉजी है, बड़ा सूक्ष्म मनोविज्ञान है। एक मिनट आवाज आ रही है? जी सर, वाइट आ रहा है। या तो फिर हम किसी यादों में खोए हुए हैं, या हम कोई चीज याद कर रहे हैं, स्मृति जिसको कहते हैं, और उस रूप में भी नहीं है, तो फिर एक और लास्ट वाली चीज बचती है, या तो हम सो रहे होते हैं। और उस समय जब हम सो रहे होते हैं, उसको कैसे डिफाइन करते हैं? वो हमारी वृत्ति जो है अभाव के प्रत्यय का आलम्बन लिए होती है। अभाव का प्रत्यय नहीं, हम होकर के भी नहीं है। विषय जो है, अदरवाइज क्या है कि हम विषयों को साक्षात टाइम ग्रहण कर रहे हैं। अब जैसे कंप्यूटर है, अब कई सारी चीजें हैं, कंप्यूटर ने ह्यूमन एक्टिविटी या जो ह्यूमन कॉग्निटिव एक्टिविटीज को भी एक एनालॉजी पर हम कंप्यूटर को समझते हैं। और कई बार जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक जो डोमेन है नॉलेज का, इसमें ह्यूमन ब्रेन को और कंप्यूटर का अपना जो एक कह लें कि जो उसकी कार्य पद्धति है, उसको एक दूसरे के साम्यता पर जो है आधारित करके हम बहुत सारी चीजें डेवलप करते हैं।
हम कहते हैं कभी कभी हमारा जो कंप्यूटर है वो स्लीपिंग मोड में है, स्लीपिंग मोड में चला गया है। तो क्या मतलब होता है, हमारा कंप्यूटर स्लीपिंग मोड में। अब वो पतंजलि कहते हैं ये जो है अभाव के प्रत्यय का आलंबन ले लिया है इसने। जब हो रहे होते हमें कुछ नहीं पता होता है, हमारे जो संज्ञानात्मक तंत्र है वो निष्क्रिय होता है, और जो हमें पता होता है वो जो हमारे पास ऑलरेडी संस्कार होते हैं उसका हम साक्षात करते रहते हैं, लेकिन वो भी अभावपूर्वक, क्योंकि जो प्रमाण वृत्ति है वो सुसुप्त है, वहां पर हमें कुछ संज्ञान नहीं है। तो हम इन्हीं 5 तरीकों से पाए जाते हैं अपने 24 घंटों में। ये 5 कौन से ढंग हैं? तो बोलते हैं या तो आप प्रमाण रूप में आपकी वृत्तियां जो है काम करती हैं, यानी जो वृत्तियां हैं चित्त की वो 5 तरीके की: प्रमाण वृत्ति, विपर्य वृत्ति, विकल्प वृत्ति, निद्रा वृत्ति और स्मृति वृत्ति और निद्रा वृत्ति। इसी में ही हम हैं। अगर हम अपने 24 घंटे में किसी एक स्पेसिफिक किसी मोमेंट में एनालिसिस करें कि हम किस वृत्ति में अभी हैं, तो हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं। अब यह जो 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, चित्त की वृत्तियां हैं, इन 5 प्रकार की चित्त की वृत्तियों में एक इंसान किसी खास अवस्था में पाया जा सकता है जिसके अनुरूप कि उसके अंदर ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनमें से किसकी प्रधानता है और किसकी न्यूनता है। सब में है तीनों ही, लेकिन कुछ उभरे रहेंगे और कुछ दबे रहेंगे इन तीनों गुणों में से। तो उसके अनुरूप हमारे चित्त की वृत्तियां जो है, चित्त की जो वृत्तियां हैं वो भी चूंकि त्रिगुणात्मिका प्रकृति के ही विकार हैं, उन्हीं से ही हैं, तो उसी अनुरूप उनमें सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण की न्यूनता और अधिकता हो सकती है। अब ये देखने की बात है कि किस गुण की अधिकता है, किसकी न्यूनता है, या कौन सा गुण उभरा हुआ है, कौन सा दबा हुआ है। उसके अनुरूप हमारे चित्त जो है वो कुल 5 भूमियों में पाया जा सकता है। और उन 5 भूमियों के नाम सुन ले आप। क्षिप्त भूमि है, मूढ़ भूमि है, विक्षिप्त भूमि है, एकाग्र भूमि है और निरुद्ध भूमि है। ये 5 तरह की भूमियों में आपका चित्त पाया जाता है। आपकी हिंदी भाषा में एक शब्द आता है सार्वभौम, सार्वभौमिक शब्द आपने सुना है, सार्वभौम शब्द सुना है। यह शब्द जो है योग शास्त्र में जिस भूमियों की चर्चा की जा रही है उससे निगमित शब्द है ये। सार्वभौम का ऐसे जो मेटाफोरिकल लाक्षणिक अर्थ है, लाक्षणिक अर्थ करेंगे उसको, वह है यूनिवर्सल, सब जगह सब तरीके से पाया जाने वाला जो चीज है वो सार्वभौम, सार्वभौमिक। अब लिटरली यह जो शब्द लिया गया है ये योग शास्त्र में, ये जो 5 तरह की जो भूमियां हैं जो सब पे अप्लाई हो वह सार्वभौम है। सभी भूमियां, अब सभी भूमि क्या है, 5 भूमियां बताए आपको। फिर क्षिप्त भूमि,
मूल भूमि, विक्षिप्त भूमि और एकाग्र भूमि, और पांचवी जो अंतिम है वो निरुद्ध भूमि है। अब थोड़ा सा हम इन 5 भूमियों पर थोड़ा समझ लें इनको, इनसे क्या तात्पर्य है। जैसा मैंने अभी कहा कि ये जो 3 गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनके अधिकता और कमी के हिसाब से हम किसी स्पेसिफिक भूमि में पाए जाते हैं। तो सबसे पहले चर्चा की जाती है क्षिप्त भूमि की। क्योंकि योग शास्त्र है ये, तो पतंजलि पहले बता देते हैं कि ये कौन कौन सी भूमियां योग बाह्य हैं। और अगर आप इन भूमियों में हैं तो अभी आप समझ लीजिए कि अभी आप योग में आपकी गणना नहीं होगी, योगी में आपकी गणना नहीं होगी। अभी योग्य बाह्य कौन सी 2 वृत्तियां योग बाह्य हैं पूरी तरीके से। क्षिप्त भूमि और मूढ़ भूमि, ये जो चित्त भूमि है ये पूरी तरह से योग बाह्य है। तो पहले क्षिप्त भूमि और मूढ़ भूमि को समझ लें। तो क्षिप्त भूमि में क्या होती है अवस्था आपकी, रजोगुण की प्रधानता होती है इसमें। और तमोगुण रजोगुण के साथ होता है वहां लगा हुआ, तमोगुण हावी नहीं होता है, हावी आप पर होता है रजोगुण, सत्वगुण भी दबा रहता है। और ज्यादातर हम लोग इसी भूमि में पाए जाते हैं, ज्यादातर क्षिप्त भूमि में। क्षिप्त भूमि का मतलब क्या हुआ, अगर अंग्रेजी में कहा जाए स्कैटर्ड, बिखरा हुआ। हमारे चित्त और चित्त की वृत्तियों का बिखरा हुआ ना होना, स्कैटर्ड होना। यानी विचारों के प्रवाह आ रहे हैं, जा रहे हैं, तरंगे बन रही हैं, गिर रही हैं, नित्य नई तरंगे बनती और गिरती जा रही हैं, बुलबुले उठ रहे, फूट रहे हैं। यह चित्त वृत्ति, यह चित्त भूमि है जब रजोगुण की प्रधानता हो। और इसमें चित्त बिल्कुल शांत नहीं है, चित्त अशांत है, हलचल मची हुई है। आपका किसी काम पे फोकस नहीं हो पा रहा है। कुछ देर आप कोई काम लेके बैठे, लेकिन लग रहा है कि मन कहीं और है। तो क्षिप्त भूमि में जो व्यक्ति है वह जब वो पढ़ाई करने बैठेगा तब यह सोचेगा कि जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे तब क्या करेंगे। तो और जब वो बाहर भ्रमण करेगा तो वो पढ़ाई के बारे में सोचेगा, और जब पढ़ाई के लिए बैठेगा तो बाहर के भ्रमण के बारे में सोचेगा। क्योंकि चित्त जो है स्थिर नहीं है, वो क्षिप्त है, उचट जाता है, बहुत देर तक बैठ भी नहीं सकता है वो टिका करके चित्त को। किसी एक चैप्टर को लेकर पढ़ने अगर बैठा तो अचानक से उसको साहसा होगा कि छोड़ दो इसको, दूसरा खोल के बैठ जाते हैं, तो दूसरा चैप्टर खोले। जैसे बहुत लोग होते हैं, उनको अगर आप रिमोट कंट्रोल दे दीजिए, टीवी दे दीजिए, तो उनको काफी देर यही तय करने में लग जाता है कि आखिर देखना क्या है। और कोई चीज लगा भी दी उन्होंने तो थोड़ी देर के बाद वहां से भी उनका उचट गया मन, और फिर वो कहते हैं कि भाई अब कुछ और देख लेते हैं। तो क्या हुआ, ये है क्षिप्त वृत्ति, और ये रजोगुण की प्रधानता के कारण है। रजोगुण जो है
क्रियाशील तो बनाता है हमें, लेकिन क्रियाशीलता के साथ साथ स्थिरता जो होनी चाहिए, एकाग्रता जो होनी चाहिए, जो फोकस्ड होना चाहिए, वो गायब होते। अब दूसरी जो भूमि है, जो योग बाह्य भूमियों में गिनी जाती है, वह भूमि होती है मूढ़ भूमि। अब इस मूढ़ भूमि में क्या होती है, रजोगुण की जैसे मैंने बताई प्रधानता है, तो इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है, तमगुण हावी होता है। अब तमोगुण जैसा आप जानते हैं कि वो आलस्य, तंद्रा, निद्रा, चित्त का माने भारीपन, अज्ञान, अंधकार, ये वाले स्वरूप वाला होता है। तो इसमें तमोगुण की प्रधानता होती है। ना तो व्यक्ति ठीक ठीक सोच पाता है और ना ठीक ठीक कर पाता है। एटलीस्ट क्षिप्त वृत्ति वाला कम से कम ठीक ठीक सोच तो नहीं पाता है, क्योंकि सत्वगुण वहां उसका प्रभावी नहीं होता है, लेकिन करते रहता है, वो क्रियाशील रहता है। तमोगुण में वो क्रियाशीलता भी चली जाती, वो ब्लंट हो जाता। वो ब्लंट तो है ही है, सोचने समझने की क्षमता नहीं है, विवेक शून्य है। क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इसका विवेक तो उसको नहीं है। साथ में उसके हाथ पैर भी नहीं चलते हैं। जैसे एक चोर है मान लीजिए, तो कम से कम चोर हो सकता है उसका तमोगुण दबा हो, उसका रजोगुण ही हावी हो, तो वो प्लानिंग करेगा, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए वो तमाम तरह से वो अपना लगाएगा, उसमें दिमाग एक्टिव होगा वो। लेकिन एक ऐसी अवस्था जहां आप कुछ करते ही नहीं है, अजगर की तरह लेट गए, पड़े हुए हैं, अजगरी वृत्ति में चल रहे हैं। सोना है, खाना है, फिर सोना है। ऐसी अवस्था में जो भी मनुष्य पाया जाए, वो समझिए वो योग की दृष्टि से उसी मूढ़ावस्था में चल रहे हैं। हाथ पैर जिनके चलते नहीं, चित्त भारी होता है, भारीपन रहेगा शरीर में। अगर वो कुछ पढ़ने बैठ जाए, उनको कुछ फोकस नहीं होगा। तो ये एक तरह की भूमियों में सबसे निकृष्ट अवस्था है, क्योंकि वहां तमोगुण की प्रधानता है। ये दोनों ही जो भूमियां हैं बिल्कुल योग बाह्य। अब ये जो तीसरी भूमि है, जिसको हम विक्षिप्त कहते हैं, अक्सर देखिए विक्षिप्त शब्द हिंदी में जो अर्थ प्रयोग में आता है उससे बचिएगा। अब ये फला व्यक्ति विक्षिप्त हो गया है, तो उसको विक्षिप्त का मतलब वो समझते पागल। यहाँ विक्षिप्त का अर्थ वह नहीं है। क्षिप्त शब्द में वी उपसर्ग लगाया है वहां पर। क्षिप्त तो ये है, लेकिन उसमें कुछ वैशिष्ट हो गया है। वो वैशिष्ट किसके बारे में कहते हैं, उसमें विक्षेपो उपसर्जनी भूत। अब यहाँ क्या है, आपका सत्वगुण भी जो है वह प्रभावी है रजोगुण के साथ साथ। जो विक्षिप्त अवस्था है भूमि, विक्षिप्त भूमि में जब चित्त है आपका, विक्षिप्त भूमि में आपका सत्वगुण जो है वो प्रभावी है। और सत्वगुण के प्रभावी होने के कारण लंबे समय तक आप किसी भी चीज को ठीक ठीक सोच पाते हैं, उस पर विचार कर पाते हैं। लेकिन बीच में आप गड़बड़ा जाते हैं, बीच में
आप आपका चित्त अपहरित हो जाता है, विषयों के वशीभूत हो जाता है, आप विवेक खो बैठते हैं। विक्षेप, जब विक्षेप का जो अंधड़ चलेगा तो आप जो है बिल्कुल अपहरित चित्त हो जाते हैं। फिर संभलते संभलते, फिर जब आप संभलते हैं तो फिर सत्वगुण अपने प्रभाव में जब आता है तो फिर आप थोड़ा स्थिर होने लगते हैं। लेकिन यह स्थिरता लंबे समय तक नहीं रहती है। यह स्थिरता जो है वह टूटती रहती है बीच बीच में विक्षेपों के हाथों। सत्वगुण तो प्रभावी होता है, लेकिन वह सत्वगुण का जो प्रभाव है वो बराबर निरंतर बने वाला नहीं होता है। इसलिए ये वाली जो भूमि है वह भी योग के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाती, बावजूद इसके कि इसमें सत्वगुण का प्रभाव होता है, लेकिन वह उत्सर्जनीभूत होता है विक्षेपों के द्वारा। अब जो बचे दो पतंजलि के नजर में, वही दो जो है योग वाले अवस्था के कहलाए जा सकते हैं। अब उस दो को, एक को एकाग्र भूमि कहते हैं और पांचवे को निरुद्ध भूमि कहते हैं। एकाग्र भूमि में क्या होती है कि अब सत्वगुण रजोगुण तमोगुण में सत्वगुण की ही प्रबलता होती है, उसमें रजोगुण तमोगुण दब जाता है। एकाग्र अवस्था फुली फोकस्ड आप होते हैं। आप जिस विषय को लेते हैं उस विषयों में पूरी तरह से डूब जाते हैं, किसी और चीज का ख्याल नहीं रहता है। फिर आपको तन्मयी भाव जो होता है वो आपका बहुत प्रबल होता है, तन्मयी भाव हो जाता है उसमें। और जैसे काव्य शास्त्र में आप पढ़ते हैं कि रस की जो अवस्था होती है, तो रस की अवस्था में ऐसा तन्मयी भाव होता है कि दूसरे जो विषय है वो बिल्कुल तिरोहित हो जाते हैं, हट जाते हैं। हम बिल्कुल उसी विषय में डूब जाते हैं, तभी तो वो रस की अवस्था को पैदा करते हैं। तो एकाग्रता की जो अवस्था होती है वैसी ये अवस्था होती है, और यह सात्विक शुद्ध सात्विक अवस्था होती है। इसलिए जो रस दशा जो होती है वो वही शुद्ध सात्विक अवस्था होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जहां आपकी शुद्ध सात्विक अवस्था होगी वो सारी अवस्थाएं रस दशा वाली ही होंगी, लेकिन ये है कि आप एकाग्रता की अवस्था में होती हैं, विषय के साथ आपका पूरा तन्मय जो है वो तादाद में बनता है वहां पर, और स्थिर तादाद में बनता है वहां। ऐसा नहीं है कि विषय आ रहे हैं जा रहे हैं, वो स्थिर रूप में बने रहते हैं। और यही स्थिरता एकाग्रता जब और उच्च भूमि में पहुंचती है, इतनी उच्च भूमि में पहुंचती है कि जहां वृत्तियां एकाग्र होने से आगे की अवस्था, जहां वृत्तियां पूरी तरह से उपरत हो जाए, ऐसी अवस्था में आने को है कि वृत्तियों के ही बनने बंद होने की अवस्था जहां आ जाए, वह निरुद्धावस्था है, सबसे उच्च अवस्था है, जिसका जो फल होगा वही वह परम लक्ष्य जो है कैवल्य की प्राप्ति, जिसको हम असंप्रज्ञात निर्भीक समाधि की अवस्था कहते हैं, उसकी ओर हमें वो ले जाता है। तो आज मुझे मोटे मोटे यही बात कहनी है। तो जैसा मैंने आपसे आग्रह किया था कि तथ्यों की तरफ अभी ध्यान मत ले जाइएगा, जो विचार इसमें से निकल रहे हैं उनको धारण करिएगा आज की क्लास में। फिर मैंने यही कहा है कि क्लासेस आगे का हम मॉर्निंग में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो अभी जो मेरी बातें सुनकर आपके मन में कुछ जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है तो वो उपस्थापित कर सकते हैं।
मास्टर जी किसी के पास क्वेश्चन हो तो एक एक करके सर से साक्षात क्लियर कर लीजिए, क्योंकि अभी पर्याप्त समय है हम लोगों के पास। हाँ जय कृष्ण जी, आप मुझे पूछ सकते हो। सर सूत्र का जो वृत्ति है, ये वृत्ति मुझे स्मरण में नहीं रहता, यानी कि वृत्ति को कैसे याद किया जाए? अब वृत्ति की बात तो जो है हिंदी, उसका जो हिंदी रूपांतरण है ना, जी हिंदी में कौन कौन सी बात कही जा रही है, जी उसमें से आप पॉइंट बना लीजिए। जी जो रटने की जरूरत नहीं। जी या तो आप दर्शन वर्ग के हों तो हम तो कहें कि आप वृत्तियां रट डालिए। आप आपके स्पेशलाइजेशन किस में है? स्पेशलाइजेशन मेरा नहीं है, वैसे 25 कोड का है, तो उसमें मेरा साहित्य, दर्शन, व्याकरण तीनों मिला हुआ है। नहीं वो ठीक है, जी वो ठीक है। अगर आपका दर्शन आपका वर्ग नहीं है जी तो वृत्तियों का झमेला मत पालिए। वृत्तियों को स्मरण करने की जरूरत नहीं है। वृत्तियों का सर। जो हिंदी अनुवाद है जी उसमें से निकालिए, बस बिंदु निकालिए सर, उसमें से। क्योंकि नेट के एग्जाम में जो है ना सर, वृत्ति पूछा जाता है सर, 2-3 बार पूछा गया है वृत्ति। ये वृत्ति किस सूत्र का है, ये इस टाइप से पूछा गया है। अरे ठीक है, तो जैसे उसको वो तो गणित से ही आपको आइडिया लग जाएगा। जी उसको याद करने की जरूरत नहीं, वो तो आप देखेंगे आपको पता लग जाएगा। अच्छा हाँ ये इसका है, जी तो स्मरण में लाने की। जी जी सर, धन्यवाद सर। क्वेश्चन जिसका हो, शायद किसी ने भी हैंड राइज भी किया था, तो आप सर से क्लियर कर दीजिए। नमो नमः महोदय। जी जी। महोदय, वृत्ति का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये जो योग की वृत्ति है, चित्त की वृत्ति। जी, वृत्ति शब्द का। हाँ हाँ हाँ, देखिए वृत्ति शब्द क्या है, एक उपलक्षण से इसको आपको समझना होगा। क्योंकि कई बार हम शास्त्र में जो बात कहना चाहते हैं वो सीधे सीधे हम उसको समझाने के लिए हम कुछ लक्षणा का प्रयोग करते हैं, कुछ लाक्षणिक प्रयोग करते हैं। तो जैसे मैंने कहा जल है और उसकी तरंग है। जल निस्तरंग भी हो सकता है, लेकिन जल क्या होता है, उसमें तरंगे और बुलबुले बनते हैं। वैसे ही वृत्त चित्त है और उसकी वृत्तियां हैं। जैसे जल की लहरें हैं, तरंगे हैं, वैसे ही चित्त में लहरें बनती हैं। अच्छा, चित्त का मतलब मन। हाँ, चित्त का मन। मतलब मन। ठीक है, जिसको अंग्रेजी में माइंड कहते हैं। जी। जिस विचारों में विचार उठते हैं, विचार जाते हैं। चित्त का मतलब क्या है, विचारों का आना और जाना, यही है चित्त। चित्त को हृदय भी कह सकते हैं ना गुरुजी? नहीं, हृदय मत कहिए, चित्त को हृदय नहीं कह सकते हैं। जी हृदय एक अन्य प्रकार का अधिष्ठान होता है। तो वृत्ति का मतलब हुआ कि जी चित्त में सर। जो तरंगे उठते हैं, जो विचार उठते हैं, हाँ, वही विचार। वृत्ति है। हाँ, जो विचारों का प्रवाह है वही। जी, धन्यवाद। हम्म, हम्म। नेक्स्ट ये बलराम जी, आप सर से नमस्ते अपना गुरु जी। क्वेश्चन क्लियर कर लीजिए, नमस्ते गुरु जी। और पॉसिबल हो तो आप अपना हाँ जी, बताएं। शिफ्ट क्या? आवाज आवाज देखिए कट के आ रही है। हेलो। ये बलराम जी, आप अपना क्वेश्चन चैट बॉक्स पे लिख दीजिए, सर को क्लियर दिख जाएगा और आंसर दे पाएंगे बेहतर तरीके से।
तक कोई और प्रश्न आपका रखना है? और भी जय कृष्ण भैया, मैं जो कहने वाली थी, जो आप अभी कह रहे थे हृदय, एक्चुअली कभी कभी होता क्या है, मन हमारा गलती कर देता है और हृदय बोलता है कि गलती नहीं करनी, लेकिन मन हमारे जल्दबाजी में गलती कर देता है। तो हृदय और मन में काफी डिफरेंस है। हृदय होता है वो कभी गलती करने की परमिशन नहीं देता, बट जो हमारा मन होता है ना, वो चंचलता के कारण हमेशा गलती कर जाता है। क्यों सर, शायद हम सही कह रहे हैं, जैसा कि समझ पाई थी अभी तक। देखिए क्या है कि इन चीजों को समझने के लिए हर शास्त्र अपनी एक संरचना बनाता है। योग शास्त्र जो जिस संरचना में हमारे अंतर जगत की व्याख्या करता है, तो हाँ, उसने ऐसे डिवीजन नहीं कर रखे हैं। और योग शास्त्र की नजर में जिसको आप भावना कहते हैं, इमोशंस कहते हैं, वो एक दूसरे ग्राउंड से पनपती हैं, आकार लेती हैं। आगे मैं आपको थोड़ा सा क्लेशों के बारे में बताऊंगा। योग शास्त्र पंच क्लेशों की धारणा है वहां पर। राग द्वेष, फिर आपके जो है अस्मिता, अभिनिवेश, अविद्या। तो वहां राग और द्वेष ये जो है एक खास तरीके के हमारी इमोशनल रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसको हम सेंटिमेंट्स और इमोशंस से जोड़ते हैं जनरली। तो जो सामान्य भाषा में जिसको आप मन और हृदय के बीच की द्वंद्व स्थिति के रूप में रखकर देख रहे हैं, वैसा कुछ कंपार्टमेंटलाइजेशन योग शास्त्र नहीं करता है। हम अपनी क्लास में आने वाले क्लास में इस पे थोड़ा सा और मैं प्रकाश डालूंगा, तो आपको समझ में आएगा ये बात। अभी हमें योग, आपके पास और कोई क्वेश्चन है? अभी आपने हैंड रेस किया है। संगीता जी। हाँ महोदय, क्लेश मीन्स होता है कष्ट ना? हाँ, क्लेश मीन्स कष्ट ही है। असल में योग शास्त्र ये मानता है कि सारे तरीके के जो जज्बात हैं वो हमें तकलीफ ही देते हैं। जब किसी से हमारा लगाव हो जाता है तो भी हमें कष्ट मिलता है, और किसी से जो हमारी नाराजगी है या किसी से गुस्सा है, नफरत है, तो तकलीफ मिलता ही है। दोनों ही तरह से हम तकलीफ पाते हैं। जुड़ना बिछुड़ना या राग और द्वेष दोनों ही अपने स्वरूप में कष्ट देने ही वाला है। इसलिए राग को भी एक क्लेश कहते हैं वो। हाँ, बताएं और। जब हम जुड़ते हैं महोदय किसी के साथ, तो राग कैसे क्लेश हो गया? असल में हमारे 5 क्लेशों में एक जो सबका जो स्रोत है वो है अज्ञान, अविद्या। जी। और अविद्या के वशीभूत होकर जब हम जुड़ते हैं, क्योंकि अविद्या क्या है, वो तो यही है कि जो है नहीं उससे हमारा नाता जुड़ गया, तो दुख तो पाएंगे ही पाएंगे, क्योंकि जो है नहीं वो अपना स्वरूप उसका मिट जाएगा, या तो कभी साथ छूट जाएगा या उसकी मृत्यु हो जाएगी, तो तकलीफ तो हम पाएंगे ही पाएंगे, जो उसका स्वरूप ही स्थायी नहीं है, तो तकलीफ तो देगी ही पक्का। क्योंकि जब तक हमें अपने स्वभाव की नित्यता का बोध नहीं है और जिससे जुड़ रहे हैं उसकी नित्यता का बोध नहीं है,
और जिससे जुड़ रहे हैं और जो जुड़ रहा है दोनों ही अनित्य स्वभाव वाले हैं, तो वो तो कष्ट देने ही वाले होंगे पक्का। इसलिए बौद्ध दर्शन में और योग दर्शन में, दोनों ही दर्शनों में कह दिया गया सर्वम दुखम, सब कुछ दुखमय है। ये बुद्ध की भी देशना है, योग शास्त्र की भी देशना है, सर्वम दुखम। हम्म। क्योंकि वो किससे निश्रित हुई है, उसका मूल क्या है, उसका मूल अज्ञान है, अविद्या है। ये राग भी जो है, ये किसी सतबोध से उत्पन्न राग नहीं है, अविद्या से जनित है ये। इसलिए उससे कुछ समय का सुकून मिल सकता है, लेकिन अस्थाई अस्थाई नहीं है वो। और और कुछ है किसी के पास? अगर हो भी तो आप मन में रखिएगा, अपने आप का समाधान करेंगे। हाँ अनामिका जी। हाँ सर, अब मुझे ये कल की क्लास के लिए थोड़ा सा क्लियर करना है। मेरे पास अभी 2 डेज टाइम है, यानी कल है 30 और आगे 31। तो मैं ये सोच रही थी, आप अभी मॉर्निंग की क्लास की चर्चा कर रहे थे कि मैं मॉर्निंग में लूँ, तो आप 6 से 7.5 डेढ़ घंटे का करके 2 दिन में अगर योग समाप्त कर देते तो अच्छा रहता। चलिए ये आपको हो पाएगा या नहीं? कोशिश रहेगी। कि जैसा कि मैंने पढ़ा है, समझा है, क्योंकि सिलेबस योग के हिसाब से 3-4 टॉपिक हैं ओनली। ठीक है, ठीक, चलिए तो ठीक है, 6 से 7 तो हो जाएगा 1.5 घंटे का। ठीक है, ठीक है, कर लेते। तो आप कल से क्लास करेंगे, कल सुबह और परसों सुबह हो जाएगा। ठीक है। ओके। और किसी के पास कुछ क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम सद्भावना मंत्र के साथ क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी का समापन की ओर है ही। सर ज्वाइन। एनी क्वेश्चन? शायद अब किसी के पास जिज्ञासा नहीं है, तो हम सद्भावना मंत्र के साथ यहीं क्लास समाप्त करते हैं। विपिन सर, अब जो रिकॉर्डिंग क्योंकि अब ऑफ करना है। चलिए हम सद्भावना मंत्र के साथ क्लास समाप्त करते हैं, उसके बाद सर रिकॉर्डिंग ऑफ कर देंगे, मैं कांटेक्ट करके बता दूंगी। ठीक है फिर। सद्भावना मंत्र के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। धन्यवादः महोदय। शुभरात्रि। सर्वे शांति। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि।
हेलो, अविनाश जी, आप क्लास से लेफ्ट हो सकते हैं।